ओके। हेलो पीपल, वेलकम टू अकेडमी। एंड मैं हूँ अजय कुमार नामदेव। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जून 2024 का शिफ्ट वन का जो पेपर था, इसका आधा पार्ट में पहले सॉल्व करा चुका था। आधा पार्ट ये रहा हमारा। हम 10 क्वेश्चंस पहले कर चुके थे। 10 क्वेश्चंस हम इस वाले सेशन में करने वाले हैं। सो इट विल बी गुड फॉर योर प्रिपरेशंस, क्योंकि 2024 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है। पीवाईक्यूज आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि देर आर पॉसिबिलिटीज कि क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे ही होंगे, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। आप फरवरी 2022 का पेपर अगर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि रिपीट हुए थे, है ना। तो उसी प्रोपोजिशन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, और सी एस आई आर क्या है, शायद उतनी मेहनत भी नहीं करना चाहता जहाँ पे आपको हर बार हर क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा। देर आर पॉसिबिलिटीज कि कुछ क्वेश्चन ना आपको सेम पैटर्न पे मिलते हैं। तो पी वाई क्यूज का इंपॉर्टेंस उतना ही बढ़ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जस्ट बिकॉज क्योंकि रिपीटिशन होता है, राइट। सो रिपीटिशन विल बी देयर, मे बी नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसीलिए पी वाई क्यूज बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सो we'll start the session with PYQs. Before that, I'll just introduce you with the platform, right? So Vedini, आप सभी लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। सी एस आई यूजीसी नेट गेट डीबीटी आईसीएमआर के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, राइट। हम हमारी जो पेडागॉगी है बेसिकली, राइट, वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि आपका एग्जाम किस तरीके से निकले, एट द सेम टाइम आप किस तरीके से नॉलेजेबल हो जाओ, राइट। क्योंकि बिना नॉलेज लिए आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, और सिर्फ नॉलेज लेके भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, राइट। यू शुड हैव अ राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच टू क्लियर एग्जाम, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आप देखोगे बुक से पढ़ते हैं, लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स, राइट। तो हर किसी के उसमें नहीं होता, हर एक अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, बट एग्जाम निकालने के लिए भी एक तरीका, एक अप्रोच होती है। वही पेडागोगी हम यूज करते हैं वेदमी में, राइट। we have a lot of experienced teacher. You can see on my screen there are a lot of educators who are actually, well qualified, well versed with whatever they want to teach you with their content. They are crisp, ताकि आपके पास ज़्यादा लोड ना हो। इसके साथ साथ हम आपको देते हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, राइट, आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए एट एवरी पॉइंट कि आप क्या कर रहे हो। आपकी यूनिट टेस्ट हो जाते हैं। सो ऑल इन ऑल आपको जो एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है वो आपको वेदेमी के साथ मिलता है। सो this is all about platform, right? It is on the affordable prices, as you can see the prices as well. So we are affordable as well, and we are there for gate as well, for dbt, for icmr as well. So even if you are preparing for any of the exams related to life science, you can join with me at your discretion. I mean, I'll suggest कि आप जितना जल्दी ज्वाइन कर सकें उतना अच्छा है। else whenever you find it suitable you can join us, right? So with this I'll move to the first question, right? So the first question for the session is of the topic here is mensuration, right? ये जो टॉपिक है ये आपका है mensuration का, ठीक है। सो mensuration का ये क्वेश्चन है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर वाज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ cylindrical bar of radius 3 centimeter. What would be the length in centimeter of the bar? Right? This is the question. Now, जब भी मेल्ट करके कास्ट करने का क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि सी एस आई आर में पहली बार पूछा गया है, इससे भी पहले कई बार पूछा गया है, बट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऑब्वियसली फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। आप देख सकते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब स्फेयर का फॉर्मूला लगने वाला है। सिलेंड्रिकल में चेंज किया गया है या कास्ट किया गया है तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगने वाला है, राइट। बट सिलेंडर का क्या, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या लगने वाला है, राइट। वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो वेन एवर दे से दैट दे हैव मेल्टेड एंड कास्टेड इट अगेन, राइट। तो अगर आप किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हो और कास्ट कर रहे हो, तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करो कि जो आपने मटेरियल डाला, राइट, एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट अगर आप डाल रहे हो, उसका जितना भी मैटर था, मटेरियल था, वही मटेरियल को आप कास्ट कर रहे हो दोबारा से, राइट। तो जब आप कास्ट करोगे तो मटेरियल का जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो सेम रहने वाला है। दैट मीन्स द वॉल्यूम विल रिमेन सेम, right? The volume of the matter, the amount of the material that is being used to, that was being used for a spherical object and now will be used or to make the cylindrical bar will be the same, right? वॉल्यूम सेम रहने वाला है। तो यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का,
कि जब भी मेल्ट की या कास्ट करने की बात आती है तो वॉल्यूम जो रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर मेल्ट एंड कास्ट वॉल्यूम सेम। नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो किन दो ऑब्जेक्ट्स की बात हुई है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो तब स्फेयर एंड सिलेंड्रिकल बार मतलब सिलेंड्रिकल। ठीक है, दोनों की आपको रेडियस दी गई है। ठीक है, आपसे लेंथ पूछी गई है बार की, बेसिकली हाइट ऑफ द सिलेंडर एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था, उसको मेल्ट और कास्ट करके आपको एक सिलेंड्रिकल बार या रॉड जो आप बोलना चाहो उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। इसकी जो रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, और स्फेयर जो था उसकी जो रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर। राइट, तो अब जैसे मेल्ट या कास्ट किया गया है अगेन तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो व्हाट विल डू, विल राइट वॉल्यूम ऑफ spherical object is equals to volume of cylindrical bar। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बार होगा पाई r² h। व्हाट इज h, h इज द हाइट और लेंथ, वट एवर यू वांट टू से, वट एवर यू प्रेफर, यू कैन से द बार। Right? You have to find this only in this question. So you can cancel out pi to pi. That is not an issue, right? You have to find h. So rest all the things will be on the other side. So h is equals to pi cancel out हो जाएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 4/3 r³ divided by r²। Now you can put values directly. So 4/3 r³. What is r? 6. For sphere it is 6 divided by 3 into 3. So now these 3 will cancel out these 6 two times, right? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 4 into 2 into 2 into 2. This is nothing but 4 into 8 is 32, and unit will be in centimeter, right? Because everything else is given in centimeter only. तो ये आपका जो h था वो आ गया, वही आपका आंसर है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो बार होगा सिलेंड्रिकल बार उसकी लेंथ क्या होगी, तो उसकी लेंथ होगी 32 सेंटीमीटर। राइट, तो योर ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट। राइट, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, so this is more of a reasoning question, right? आप देख सकते हो there is a pattern they have mentioned, right? So you have to find a pattern in these type of questions, right? I'll read the question, I'll explain it to you, and then we'll see what we can do, right? So every element in a central column of the matrix has a simple arithmetic relationship, right? Every column has a simple arithmetic relationship with the pairs on the left and right in the corresponding row. तो सेंट्रल कॉलम जो है ये वाला कॉलम, इसके साथ एक रिलेशनशिप है अपने कॉलम के साथ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स, सो यू हैव टू फाइंड दैट रिलेशनशिप, यू हैव टू एनालाइज द पैटर्न एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, राइट? सो अगेन यू हैव टू डू a lot of things here, but I'll suggest what you can do. You can check the summation of two columns, right? Particular two columns, and देन यू कैन सी कि इक्वल आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड अ पैटर्न इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं या इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करूं जो आपको फिगर दिख रहा है, तो अगर आप देखोगे तो 17 एंड 12, अगर मैं लेफ्ट साइड आपके लिए, हाँ ठीक है, मेरा लेफ्ट फिलहाल यहीं आएगा, तो मैं अपने लेफ्ट साइड की बात करूँ, ठीक है? तो 17 + 12 29 दिस साइड, एंड दिस साइड विल बी 23 + 19 will 42, सॉरी 17 + 39, तो 39 42 नॉट सो क्लोज, वन से कहीं रिलेट नहीं करना, प्लस ना माइनस में। व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड दिस साइड कॉलम टू दिस साइड कॉलम, सो 23 and 17 that will give you 40, and at 19 + 12 it will give you 31. Again no luck, right? You can't relate anything by one. So what will we do, now we'll add this to this, right? We have already done with two columns, now we'll do with the third column, 17 and 19. So 17 + 19
that will give you 36, and 12 plus 23, that will give you 35. What is the difference here? 1, right? If you subtract, the difference is 1. So now we have find something here, right? We'll check it with the another column or another row. So we'll check with the third one. So what we have done, we have added 17 and 19. So in this case, we will add 24 plus 32. So 24 plus 32 will give you what? 56, right? And 17 plus 36, it will add to 53. Again, you can see the difference is 3, right? And here is also 3. So now you can see there is a pattern like this, right? Again, just cross check again with the fourth row. So 35 plus 19 will give you 54, right? 35 plus 19 will give you 54, and 28 plus 19, sorry, 28, have I done wrong? No, I think the 35 plus 19, right? 24, no, 35 plus 19 is 54, and 28 plus 24, this will add to 52. So the difference again is 2 here, right? And you can see here. So this is a definite pattern here. So now you will do the same for this. So 23 plus 20 will give you, so 23 plus 18. That is how it can be wrong. So either write the column numbers कि first and third को add करना है, and second and fourth को add करना है, like this. So you will be remembering it, and you will not do any mistake like I'm doing right now. So 23 plus 18 is 41, and 21 plus 40, so 21 plus 20 will give you again 41. The difference here is 0, right? So the value of x will be 0. That option 3 will be your right. तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, है ना, कि किस तरीके से आपने पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, right? मैंने हर कॉलम के साथ उसको ऐड करके देखा, आई वाज नॉट फाइंडिंग एनी पैटर्न. जैसे ही मैंने एक और लास्ट वाला कॉलम करके देखा, एंड आई डिड फाइंड अ पैटर्न, राइट. सो यू हैव टू ट्राई, इट विल बी मोर हिट एंड ट्रायल. अगेन आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, यू विल डू इट इन अ मिनट, राइट. एक बार में आप करोगे तो हो जाएगा. बट अगेन कैलकुलेशन पे है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है. You made, some will take 1 minute, some will take 1.5 minutes, some will take 2 minutes, depending upon their calculation, right? But it was an easy question, right? You can easily do this, just finding the pattern. गलत कुछ होने के chances बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, until it is due to the silly errors that I am doing. But apart from that, कुछ गलत होने के chances नहीं है. 2 नंबर easily आपके पॉकेट में जा सकते हैं, right? Without remembering anything. Right? You do not have to remember anything for these type of questions, and these type of questions will come in exam, right? वो आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में. डिफिकल्टी लेवल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, राइट? इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. यू हैव टू टारगेट दिस इजी एंड मॉडरेट वन एटलीस्ट, मे बी नॉट डिफिकल्ट वन, बट इजी एंड मॉडरेट, राइट? इट विल बूस्ट योर स्कोर. लोग समझते नहीं है, बट एप्टीट्यूड कैन बी अ स्कोरिंग पार्ट, एंड इट इज फॉर मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स. आई हैव हर्ड दैट they have scored well in aptitude, and because of that their scores were actually higher than the other people, right? क्योंकि आपको भी पता है लाइफ साइंस पढ़ने वाला बच्चा लाइफ साइंस के क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दोस्त जो कि एप्टीट्यूड नहीं पढ़ते, राइट? जो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, लाइफ साइंस भी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उनको अब 2 लाइफ साइंस वाले बच्चे, अगर आप जैसे टेस्टिंग करते हो, राइट, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो ये वैसे करो कि दोनों लाइफ साइंस को आपको 2 लोगों को लाइफ साइंस पढ़ा रहे हो, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों एग्जाम में अच्छा करेंगे, राइट? देयर इज चांस कि वो एक दूसरे के पास compete कर पाए. और फिर वहीं पे आता है फिर एप्टीट्यूड का सेक्शन. एक को आपने एप्टीट्यूड पढ़ाया, एक को नहीं पढ़ाया, राइट? तो जिसने एप्टीट्यूड पढ़ा है उसको पता है कि एप्टीट्यूड वो सॉल्व कर सकता है, जो मार्क्स आएंगे वो उसके लिए मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, राइट? वो एक बूस्ट है उसके मार्क्स के लिए. वही है जिसने एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, जिसने कोशिश भी नहीं करी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो 15 क्वेश्चन छुएगा अपने, 30 मार्क्स तो वो गए पेपर के, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू टारगेट इट. ओके, तो अराउंड 200 मार्क्स का पेपर आपके लिए 170 मार्क्स का हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन. ओके फाइन. सो दिस इज अ पाई चार्ट. आई होप इट इज विजिबल, राइट? सो इट इज अ पाई चार्ट question. So question is, the total monthly income of family is split into expenses on food F, house rent H, college fees C, entertainment E, miscellaneous items M, and savings S, as shown in the pie chart. The family transfer an amount of rupees 1000 from the head food to the head department
thereby making the expenses on two heads equal. What is the net expenditure of the family? Okay, fine. तो एक परिवार की, एक फैमिली जो टोटल मंथली इनकम है उसको अलग अलग हेड्स मतलब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हेड मतलब यहाँ पे कैटेगरीज है, राइट। सो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। फूड है, हाउस रेंट है, कॉलेज फीस है, एंटरटेनमेंट है, मिसलेनियस आइटम्स है, सेविंग्स है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। देन व्हाट दे डिड कि उन्होंने फूड वाले जो कैटेगरी थी उनका, जिसमें फूड का जितना उन्होंने अलोकेटेड बजट था उसमें से उन्होंने 1000 रुपीज़ निकाल के एंटरटेनमेंट वाले हेड में ऐड कर दिए, राइट। क्योंकि खाने के साथ पॉपकॉर्न भी ज़रूरी है, ऑब्वियसली, सॉरी, मूवी के साथ पॉपकॉर्न भी ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई दे हैव, अब सिर्फ पॉपकॉर्न खाने का मज़ा नहीं, तो मूवी भी चाहिए, तो एंटरटेनमेंट भी चाहिए साथ में आपको, ठीक है। सो दे हैव डन दिस, राइट। सो आपसे बोला गया कि व्हाट इज द नेट एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। नेट एक्सपेंडिचर पूछा गया है, राइट। यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। नेट एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ठीक है। इतने सारे हेड्स हैं। सबसे पहली बात तो पाई चार्ट की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग आप समझ लो कि पाई चार्ट में टोटल जो आपका सर्कल होता है पाई चार्ट का, दिस पाई चार्ट का जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और सारे हेड्स, ये सारी कैटेगरीज जो भी इस पाई चार्ट में आपको डिस्प्ले कर रहे होते हैं, दैट इज अमाउंट टू टोटल ऑफ 100%, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, सबका सम आपको 100% मिलने वाला है। तो आप क्या सकते हो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। तो आप 1% में कितना डिग्री आपका जाता है, यू कैन टेल। तो 1% विल अमाउंट टू 3.6 डिग्रीज, ठीक है। तो 1% के लिए आप कितना 3.6 डिग्रीज के अराउंड आपको मिलता है। वाई एम टेलिंग यू दिस कि कई बार एग्जाम में ना आपसे डिग्रीज या परसेंटेज के टर्म से पूछ लिया जाता है कि अगर ये इतना परसेंटेज है तो हाउ मच डिग्री ऑफ इट इज ऑक्यूपाइंग और टेकिंग इन द पाई चार्ट। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दिस रिलेशनशिप यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन, राइट। सो आपसे क्या बोला गया है कि टोटल इनकम को ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो नाउ आई एम सेइंग दैट टोटल इनकम इज एक्स, राइट। लेट टोटल इनकम बी एक्स, ठीक है। अगर मैं इसके फूड वाले हेड की बात करूँ तो फूड कितना आएगा इसमें से 20%। 20% ऑफ इट इज फूड, मतलब 0.2x। 20% इज 0.2, राइट। 20 डिवाइड बाय 100 इज 0.2। फूड इज 0.2x। एंटरटेनमेंट ई, एंटरटेनमेंट विल बी 10%, तो 0.1x, राइट। क्योंकि बाय आर टेकिंग दीज टू, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इन्हीं दो की बात हुई है, राइट। फूड हेड टू एंटरटेनमेंट, तो बाकी करने की जरूरत नहीं है। आप फूड से एंटरटेनमेंट में ट्रांसफर किया गया, तो फूड कितना था 0.2x। इसमें से 1000 रुपये निकाल दिए गए एंटरटेनमेंट में ऐड कर दिए गए, एंड देयर बाय मेकिंग दीज टू एक्सपेंसेस हेड्स इक्वल, राइट। तो इसीलिए इसके बाद जब आप ये करोगे फूड से 1000 निकाल के एंटरटेनमेंट जब आप 1000 ऐड करोगे तो फिर वो एक्सपेंसेस इक्वल हो जाएंगे, फिर वो हेड्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपने कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड एक्स इन दिस लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, यू कैन इजीली फाइंड 0.2x minus 0.1x is equals to 1000 plus 1000. It will be 0.1x is equals to 2000. So x will be 2000 divided by 0.1, that will make it 20,000. So x is equals to 20,000 rupees, obviously 20,000 रुपीज़ आपकी टोटल, x क्या था टोटल इनकम, तो टोटल मंथली इनकम, यहाँ पे आप मंथली भी लिख सकते हैं, टोटल मंथली इनकम विल बी 20,000। अब इसमें से आपकी सेविंग्स भी है, आपसे नेट एक्सपेंडिचर पूछा गया, राइट। कितना आप स्पेंड कर रहे हो नेट, तो सेविंग्स आप स्पेंड नहीं करते हो, तो यू हैव टू रिमूव सेविंग्स फ्रॉम दिस, राइट। तो अब दो तरीके हैं करने के कि अगर 100% में से 15% सेविंग है, राइट, टोटल 100% है, इसमें से अगर 15% सेविंग्स अगर आप माइनस करोगे तो 85% आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, राइट। तो 20,000 का आप डायरेक्टली 85% निकाल लो तो वो आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। और आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि आप पहले सेविंग्स निकाल लो 15% करके, देन आप टोटल में से वो माइनस कर दो एंड यू विल इजीली गेट योर नेट एक्सपेंडिचर, राइट। बट मैं एक्सपेंडिचर आपको जाएगा 85% मल्टीप्लाइड बाय 20,000। इसको आप सॉल्व करोगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 200 × 85, तो दिस विल बी 17,000। 17,000 रुपीज़ आपका नेट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये नहीं समझ आया तो पहले आप क्या करोगे, 15% निकालो 20,000 का, दैट विल बी 3,000। 20,000 में से आप फिर सेविंग्स हटा दो, दिस इज नथिंग बट योर सेविंग्स। तो सेविंग्स आपको टोटल में से माइनस करना पड़ेगी, टोटल माइनस सेविंग्स विल गिव यू एक्सपेंडिचर।
तो इस तरीके से आप ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अगेन रीड लाइन बाय लाइन, write down the information, use it whenever you find the suitable in the question. Every information might not be necessarily useful, but again you have to write it so that if it is useful you don't miss out, right? छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, आपको ये ज़रूरी होती हैं. मैं फिर बोलूँगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. यू डोंट मिस आउट ऑन दैट. ठीक है, छोटी छोटी आदतें हैं, डाल लो अभी से, प्रैक्टिस करते टाइम डालते जाओगे तो अच्छा रहेगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो अगला क्वेश्चन इज मोर अबाउट आई थिंक परसेंटेज. या दिस इज अ परसेंटेज क्वेश्चन. ठीक है, परसेंटेज बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, राइट, कंपेयर टू ऑल अदर थिंग्स. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ोगे समझ में आएगा. और आई थिंक जून 2024 का शिफ्ट 1 का एप्टीट्यूड कंपेयर टू शिफ्ट 2 ईजी था. तो ये भी एक चीज़ होती है, जब हम शिफ्ट 2 करेंगे तो विल सी कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज एंड हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम शिफ्ट 1. ठीक है, सो सर्टेन आइटम ऑफ रॉ फूड कंटेन्स 35% स्टार्च, 25% प्रोटीन एंड द रेस्ट इज फाइबर. द आइटम इज कुक बाय बॉइलिंग इन वाटर विच डबल्स इट्स वेट. आप समझो कि जब आइटम जब कुक करते हो बाय बॉइलिंग इन वाटर, बॉइल करने से कुक होता है, विच डबल्स इट वेट, उसका वेट जिससे वजह से वेट जो है वो डबल हो जाता है. हाफ ऑफ द फाइबर इन द फूड बिकम्स सॉल्युबल व्हेन कुक. जब आप कुक करते हो तो फाइबर सॉल्युबल हो जाता है, हाफ ऑफ, राइट, आधा फाइबर घुल गया. इफ द कुक्ड आइटम वेज 200 ग्राम, जो कुक्ड आइटम है आपका अगर 200 ग्राम वे करता है, देन द अमाउंट ऑफ सॉल्युबल फाइबर इन इट, अमाउंट ऑफ सॉल्युबल फाइबर उसमें कितना था. ठीक है, राइट, फाइन. तो अगर स्टार्च इज व्हाट 35% प्लस 25% इज प्रोटीन, राइट, तो ओवरऑल ये कितना हो गया 60%. रेस्ट क्या बचा 40%. 40% आपका फाइबर होगा, राइट. 100 माइनस 60% इज 40% फाइबर है. अब आपको दो चीज़ें बतानी चाहिए कि वेट ऑफ फूड आफ्टर कुकिंग इज 200 ग्राम्स. वेट ऑफ फूड बिफोर कुकिंग कितना हो जाएगा, क्योंकि कुक करने के बाद, बॉइलिंग करने के बाद वो डबल हो जाता है, राइट. वो कितना हो जाएगा 100 ग्राम, राइट. अनकुक्ड फूड आपका कितना होगा 100 ग्राम का होगा ना. आपका जो क्या बोलना चाहिए फाइबर है वो सोल्यूबल था, राइट. सोल्यूबल फाइबर कितना था हाफ ऑफ द वेट, राइट. तो आपका अगर 100 ग्राम टोटल है उसमें से आपका फाइबर कितना हुआ, फाइबर कितना हुआ 40% ऑफ 100 ग्राम. दैट मीन्स 40 ग्राम आपका फाइबर था इस 100 ग्राम में से. आउट ऑफ दिस 40 ग्राम हाफ इज सॉल्युबल, राइट. तो 1/2 ऑफ 40 ग्राम इज सॉल्युबल. दैट मीन्स 20 ग्राम इज सॉल्युबल. सो कितना बचा रेस्ट 20 ग्राम विल बी देयर, राइट. आपसे पूछा गया सॉल्युबल फाइबर. ऑब्वियस जब हाफ आपका ना फूड बिकम सॉल्युबल मिनरेट, तो हाफ अगर आपको चला गया दैट मीन्स 40 का ग्राम हाफ 20 ग्राम इज सॉल्युबल. वही आपका आंसर हो जाएगा. आपसे सॉल्युबल फाइबर पूछा गया है कि उसमें कितना सॉल्युबल फाइबर था. तो 40 ग्राम अगर आपका टोटल सा फाइबर आ रहा है उसमें से हाफ ऑफ इट विल गेट सॉल्युबल. तो जितना सॉल्युबल हुआ उतना ही सॉल्युबल फाइबर होगा, राइट. तो 40 हाफ दैट मीन्स 20 ग्राम. 20 ग्राम आपका सॉल्युबल फाइबर है. क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आप देखोगे बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है. यू जस्ट रीड इट, यू जस्ट राइट द इन्फॉर्मेशन एंड दैट्स इट. एक एक लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है. इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको CSIR में मिलने के लिए चांसेस बहुत कम है, राइट. अंटिल सबको डायरेक्ट आंसर ही ना बताते तब तक, राइट. इतना तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. बट दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट परसेंटेज क्वेश्चन, क्वाइट ईजी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a straight irrigation canal in a plain area has a floor at a depth of 5 meter from the surface. Okay, the canal is 20 meter wide at the surface. Fine, surface पे 20 meter wide है. The floor of the canal is flat and the embankments have a slope of 45 degree. It should be degrees, 45 degrees. When it is completely filled, what will be the volume of water in meter cube
इन द कैनाल ओवर अ लेंथ ऑफ 100 मीटर, राइट। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है। व्हाई? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, राइट। अ स्ट्रेट इरिगेशन कैनाल इन द प्लेन एरिया फ्लो रेट डेप्थ ऑफ, कैनाल है, कैनाल का जो डेप्थ है सरफेस से, सपोज ये कैनाल का बेस है, तो इस सरफेस से जो डेप्थ है, ये सरफेस है ऊपर, ठीक है, इसका जो डेप्थ है वो 5 मीटर है। द कैनाल इज 20 मीटर वाइड एट द सरफेस, सरफेस पे 20 मीटर वाइड है, दैट इज ओके। एंड द फ्लोर ऑफ द कैनाल इज फ्लैट एंड एम्बैंकमेंट्स हैव अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। एम्बैंकमेंट्स मतलब जो किनारे ऐसे बने होते हैं, जो उसके किनारे, राइट, ऐसे, तो वो ऐसे 45 डिग्री पे है, राइट। तो दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री, एक तरफ नहीं दोनों तरफ होंगे, राइट, दोनों तरफ 45 डिग्री है। आपसे पूछा गया है क्या कि व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड, जब तो पूरा भरा होगा तब अंदर पूरा पानी है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब इन द कैनाल ओवर अ लेंथ ऑफ 100 मीटर, राइट। तो ऐसे कैनाल लेंथ होगी एक कैनाल की, राइट, ऐसे समझ लो कि ये एक फेस है, ये एक फेस है, पूरा कैनाल ऐसे फ्लो कर रही है, तो 100 मीटर की लेंथ में उसमें कितना मीटर क्यूब वाटर फिल होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना वाटर होगा, राइट। नाउ यू विल सी की क्वेश्चन है, इजी लग रहा है, अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ गया, सॉल्व कैसे करना है, राइट। हाउ वुड यू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, राइट। अगर आप ढंग से देखो तो दिस विल लुक लाइक, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ फिगर हियर फॉर यू गाइस, कि इस तरीके से ये ऊपर दिखेगा, राइट, इस तरीके से आपकी ये कैनाल होगी, राइट, ये नीचे वाला एरिया होगा, अब ये ऊपर टॉप वाला आपकी लाइन होगी, राइट। तो काइंड ऑफ अ ट्रपेजियम वाला फेज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, इसके फेस पे, और लेंथ आपकी ये 100 मीटर है। तो आपसे इस पे वॉल्यूम कितना, पानी कितना फिल हो रहा होगा इस पर्टिकुलर लेंथ में, वो आपसे पूछा गया है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम जहाँ से डिराइव होता है, ठीक है, किसी भी फिगर का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम टू थिंग्स, दैट एक्चुअली डिराइव फ्रॉम टू थिंग्स। फर्स्ट, अगर आप इसको देखो, ये सिलेंडर को देखो, ठीक है, सिलेंडर को भी अगर आप देखो कैसा सिलेंडर है, और इसी फिगर को अगर मैं खड़ा कर दूँ तो इट विल लुक लाइक दिस, राइट। ठीक है, तो दीज आर द बेसिकली टू बेसिस ऑफ इट, जैसे सिलेंडर के दो बेस होते हैं, सर्कुलर बेसिस, इसके ट्रेपेजियम वाले नीचे दो बेस हो गए, ऊपर नीचे, राइट। अब ये सिमिलर लगेगा, बट वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो डिराइव होता है वो एक तरीके से और होता है। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है कभी भी, तो एक फॉर्मूला ना बोलूँ, एक तरीके से डिराइव जहाँ से होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस, ऐसे फिगर्स का, राइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इस तरीके के कभी भी आपको फिगर मिलते हैं, HIGST, राइट। तो उसका वॉल्यूम जो होता है आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आप अगर देखोगे सिलिंड्रिकल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज नथिंग, पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द बेस, एच इज द हाइट ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करने की कोशिश करेंगे, पहले हम एरिया निकालेंगे बेस का, एंड देन वी मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ इट, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, एरिया कैसे निकालना है, ठीक है। अब ये फिगर आप देख रहे हैं, राइट, तो दीज आर द टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये ट्रांसवर्सल बन गई। अब ट्रांसवर्सल का ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका हो जाएगा 45 डिग्रीज का, ये एंगल 45 डिग्रीज हो गया। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ एक ऐसे, सो लुक एट दिस ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखो, OAB, this is and this, both these angles will be 45 degrees, ठीक है। Why? Because this is 90, this is 45, and the third angle will be 45, reason ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम मिला के 180 डिग्री होता है। तो इफ वन इज 90, वन इज 45, देन द थर्ड विल ऑल एनीवे विल बी 45 ओनली, राइट। 90 45 45, ये वाला ट्राइंगल आपका बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मीन्स अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल्स इक्वल होना मतलब कि उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, दैट मीन्स वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका मतलब इसकी ये वाली जो साइड है, एक ये जो आपका हाइपोटेनस वाली साइड होगी, ये तो नहीं, बाकी जो दो साइड्स है वो इक्वल होंगी, क्योंकि जो एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हीं के सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, राइट।
तो ए के सामने वाली साइड है ये वाली और बी के सामने वाली साइड है ये वाली, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। अब आपको पता है कि हाइट अब इसकी 5 है, डेप्थ मतलब बेसिकली राइट, सरफेस से डेप्थ 5 है। 5 अगर डेप्थ है तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, एंड ऑन द सेम सिमिलर लाइंस ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, सेम सिमिलर बिल्कुल राइट। तो नाउ यू हैव 5 5 राइट। तो जो अंदर का बचेगा वो बचेगा आपका सिर्फ 10, क्योंकि 5 यहाँ से आपने निकाल दिया, 5 यहाँ से आपने निकाल दिया, तो बीच में जो आपकी लेंथ बचेगी दैट विल बी 10 मीटर होगी, तो टोटल आपकी सरफेस होगी 20 मीटर की राइट। तो 5 मीटर इस वाले ट्रायंगल में, 5 मीटर इस वाले ट्रायंगल में, 10 बीच में बच गया। नाउ यू सी 3 फिगर्स होंगे राइट, ये एक राइट एंगल वाला एक ये बीच में रेक्टेंगल और एक ये अगेन राइट एंगल। तो आप क्या देखो ये दोनों सिमिलर बिल्कुल सेम ट्रायंगल से इनका एरिया सेम होने वाला है, ये 10 है ये 5 है, ये 5 है ये 5 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप निकालने जाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 5 है, हाइट कितनी है 5 है ट्रायंगल की, इट विल बी 25/2। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर 2, तो बोथ ट्रायंगल्स का कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 2 विल गिव यू 25। ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर। नाउ बीच में एक रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप देखोगे लेंथ 10 इंटू 5 हो जाएगा, इट विल गिव यू 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल एरिया कितना हो, टोटल एरिया विल बी 25 प्लस 50 विल गिव यू 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल एरिया विल 75 मीटर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया एरिया ऑफ बेस इंटू आप हाइट आप लगा सकते हो। इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस आपने निकाल लिया एक तरीके से 75 मीटर स्क्वायर। हाइट आपको पता है 100, बेसिकली लेंथ जो आपको चाहिए कि 100 मीटर की तक की लेंथ में निकालना था राइट। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इट विल बी 7500 मीटर क्यूब। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना उस पर्टिकुलर टाइम पे उस लेंथ में होगा उस कैनाल के दैट विल बी 7500 मीटर क्यूब। ऑप्शन 2 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं मेंसुरेशन में बोलूंगा, ज्योमेट्री के लिए बोलूंगा, और जहां जहां पे भी आप फिगर बना सकते हो यूज दैट, ड्रॉ दोस दीज फिगर्स राइट। आपकी इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप इस कैनाल को ऐसे खड़ा करके एंड देन आप इमेजिन कर पाओ कि इट इज नथिंग बट सिमिलर टू सिलेंड्रिकल, जस्ट की बेसिस अलग। ठीक है, वहां पे आपके सर्कुलर बेसिस होते हैं, यहाँ पे आपके ट्रेपेजॉइडल बेसिस। ठीक, तो दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन दीज क्वेश्चंस। आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ओके फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ बार चार्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है राइट। बार चार्ट फाइन, this one right। so in bar chart fine, बार चार्ट का क्वेश्चन आप देख रहे हो राइट। क्वेश्चन क्या है कि द ग्राफ शोज एवरेज रन रेट रन स्कोर्ड पर ओवर बाय टीम्स ए एंड बी इन अ 20 ओवर क्रिकेट मैच। फाइन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको दिया गया है 1 to 5 6 to 10 अलग अलग फेजेस हैं ये। ठीक है, 5 ओवर के फेज दिए गए हैं और रन रेट दिया है, रन पर ओवर इस मीन रन रेट, हर उन 5 ओवर में क्या रन रेट रहा वो आपको गिवन है दोनों टीम का, टीम ए टीम बी का राइट। आपसे पूछा गया है कि टीम बी स्कोर्ड मोर रन्स देन, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो टीम बी स्कोर्ड मोर रन्स देन टीम ए इन द फर्स्ट 10 overs, we don't know right now, we have to calculate it obviously। team A scored more runs than team B in all, team B scored more runs in overs 1 to 10 than in overs 11 to 20, and team A has a lower overall run rate than team B right। So first of all you have to calculate
टू थिंग्स, राइट, कि टीम ए एंड टीम बी बोथ ने इस फेजेस में कितने कितने रन बनाए, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ 1 to 5 कितना रन रेट है, ये 10 की लाइन है तो दिस 9, तो 9 टीम ए का रन रेट है 9, 9 into 5, 5 ओवर्स, 9 रन पर ओवर, दैट मीन्स 45 रन इस फेज में उन्होंने बनाए होंगे फर्स्ट फेज में। वहीं पर टीम बी ने वहाँ पे 50 मतलब 10 into 5। इसकी बात करें तो यहाँ पे 12 बनाए, तो 12 into 5 विल बी 60, राइट, दिस इज 12। तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो लिख लो 9, 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, दिस इज 10, दिस इज 8, this is 14 and this is again 12. Now it will be easy to multiply, right? आप वहाँ पे एग्जाम में ऑब्वियसली ऐसे नहीं लिख सकते स्क्रीन पे, बट अपनी कॉपी में आप एक रफ फिगर में बना के फटाफट लिख सकते हैं, राइट। सो 12 5 60, 13 5 65, 10 5 50, 8 5 40, 14 5 70 एंड 12 5 60, राइट। नाउ आप टोटल सम भी कर लो ताकि आपको एग्रीगेट पता चल जाए। तो टीम ए का कितना हो जाएगा 45 75 120 160 225। What about this 50 40 60? Okay, 50 40 60 कितना हो गया 100 150 and 65 215, right? Let me check again. 10 5 are 50. This is 12, right? 10 11 12 13, that's fine. 25 65. This is 10, this is 9, it is 8, 8 5 are 40, 10 5 are 50, 14, and this should be 12, right? So 215, right? 50 60 150 60 210, right, correct. So now you have scores, fine, you have scores with you. Correct. Now what will you do? According to options you'll start calculating it. First of all is team B scored more runs than team A in the first 10 overs. Now first 10 overs मतलब two phases that we are talking about. तो आप first 10 overs के इनके रन्स निकालो। फर्स्ट 10 ओवर्स में टीम ए का स्कोर था 60 + 40 105, टीम बी का 60 + 50 + 150, right? So team B has scored more in the first 10 overs. That is correct, right? This statement is correct. We have to leave it. Team A scored more runs than team B in all. Team A scored is more than team B. Yeah, team A ने ज्यादा बनाया है, right? So it will be correct as well. Now team B scored more runs in 1 to 10 than in overs 11 to 20. Now 215 टीम बी की बात हो रही है, 215 में से 115 उन्होंने फर्स्ट 10 में बनाए थे, तो लास्ट 10 में कितने बनाए होंगे 100। तो ऑब्वियसली टीम बी ने 1 to 10 overs में ज्यादा रन बनाए हैं कंपेयर टू 11 to 20. So this is also correct. Then the last option that remains with you will be incorrect, obviously, until unless it doesn't suggest otherwise. I mean कि क्वेश्चन CHR ने क्वेश्चन में कुछ गलत किया हो तो, but we will check it. Team A has a lower overall run rate than Team B. पॉसिबल है क्या? नहीं। जिस टीम का स्कोर ज्यादा है उसका रन रेट ऑब्वियसली ओवरऑल ज्यादा होगा, राइट। तो ऑप्शन 4 इज डायरेक्टली इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगेन बहुत मेहनत का क्वेश्चन नहीं था। इफ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू विल गेट इट। मैं फिर बोलता हूँ एप्टीट्यूड जस्ट गो थ्रू इट वंस ना, नहीं होगा कोई बात नहीं, बट जो क्वेश्चन हो सकते हैं एटलीस्ट डोंट लीव देम, ठीक है। तो एनीवन इवन दो जिसने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस नहीं करी है, गाइस प्लीज गो थ्रू दैट एप्टीट्यूड सेक्शन वंस। मे बी हो सकता है वो 20 में से अगर 3-4 क्वेश्चन भी आपने कर दिए तो दोज 8 मार्क्स और 6 मार्क्स विल बी अ बोनस फॉर यू एनीवे, राइट, फाइन। For any 4 consecutive decimal digits, the largest value of product of the sum of any two and the sum of the other two is, right? It is a question of number system. नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव डिजिट्स अगर आप लेते हैं तो उनकी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एनी टू एंड द सम ऑफ अदर टू, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ एनी टू एंड द सम ऑफ द अदर टू, मतलब 4 में से आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं, उनका पेयर का सम करना है और उन दोनों सम्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, और वो आपकी वैल्यू लार्जेस्ट आनी चाहिए। और वो जो वैल्यू आएगी, ठीक है,
the largest value लिखा ना, the largest value will be an even number and a perfect square, an even number but not a perfect square, an odd number and a perfect square, an odd number but not a perfect square. ठीक. Now ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आई विल ऑलवेज सजेस्ट गो विथ अज्यूमिंग नंबर्स. ठीक है. कंसेक्यूटिव 4 डेसिमल डिजिट्स बोले. डेसिमल मतलब 1 2 3 4, इनको डेसिमल बोला जाता है, नॉट 0.00. डेसिमल मतलब 10 बेस 10 वाले. ठीक है. तो जस्ट गो एंड अज्यूमिंग कोई भी नंबर, आप 4 नंबर अज्यूम कर लो, सबसे सिंपल 1 2 3 4 जस्ट अज्यूम लो. ठीक है. आपको दो दो नंबर्स के पेयर बनाने, तो अगर 1 का पेयर आप 4 के साथ बना रहे हो, इनका सम निकालोगे. ठीक है. 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ. और क्या पेयर बनेंगे? 1 के 2 के साथ बनेंगे, 3 का 4 के साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा और 2 का 4 के साथ बनेगा. राइट. और तो कोई पेयर बनेंगे नहीं. 1 का 4 इन्हीं के साथ बन सकता है, 2 का 3 का हो गया, 3 का 4 हो गया, 2 का 4 हो गया. राइट. और पेयर सबके पॉसिबल है नहीं. चलिए, तो इनका सम निकालें. 1 + 4 = 5, 3 + 2 = 5, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7, 4 + 2 = 6. इनके सम का मल्टीपल, तो 5 × 5 will give you 25, 7 × 3 × 7 or 7 × 3 will give you 21, 4 × 6 will give you 24. Look at these. Which is the greatest? It is 25, right? 25 is the largest value. Fine. Now you have find the largest, which is 25. What is 25? 25 is an odd number. First of all, 25 is an odd number, and it is also a perfect square. It is also a perfect square. ठीक है. तो अब ऑप्शंस में अगर आप जाके देखो, तो आपके क्या है? इवन नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर? नो. इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? नो. ऑड नंबर एंड अ परफेक्ट स्क्वायर? डेफिनेटली यस. एंड ऑड नंबर, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन इट इज नॉट. सो यू कैन सी डायरेक्टली, राइट. अब आप इसको चाहो तो a+1, a-2, a+3 रख के भी कर सकते हो. इट इज अप टू यू. और यू कैन गो विथ a-1, मतलब 4 चाहिए ना, तो a-1, a+1, a+2 करके भी कर सकते हो. एनीवे, विच जो भी करना चाहो आप कर सकते हो. सबमिशन लेना है तो माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हो. 4 कंसेक्यूटिव लेने हैं, राइट. कोई भी लो, यू विल फाइंड इट सेम. राइट. चेंज नहीं हो. कंसेक्यूटिव की बात है, आप कोई से भी 4 कंसेक्यूटिव उठा के ले लो, आपको ये सेम पैटर्न देखने मिल सकता है. राइट. तो ऑप्शन 3 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगेन, कभी भी ऐसे कंसेक्यूटिव की बात आए या ऐसे कहीं भी क्वेश्चन आपको लगता है, जस्ट टेक एग्जाम्पल, राइट. स्मॉल एग्जाम्पल जहाँ पे कैलकुलेशन ईजी होगा, टाइम बच जाएगा, एंड यू विल गेट द राइट आंसर एज वेल. बट ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बारी कंडीशंस गिवन होती है, राइट. तो वो कंडीशन भूलना नहीं. वो कंडीशन आपके अजम्पशंस को मॉडिफाई करने के लिए होती है, राइट. चेंज करेंगे वो कंडीशन के बेस पे, आप अपने अजम्पशन चेंज करोगे. ठीक है. तो थोड़ा सा याद रखना कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है. चलिए, दिस इज अ ग्राफिकल क्वेश्चन. अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट, राइट. ये आपसे गलती करवाएगा, ये वैसा क्वेश्चन है. आप कंफ्यूज हो जाओगे बेसिकली इस क्वेश्चन में. देखना कि कैसे, क्यों, क्योंकि आप अगर देखोगे फिगर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, right? At least 2 of them are almost similar, but there is a difference in that figure, and why it is important, why that difference important, you will see now. Okay, this is most of a graphical analysis question, and आप इसको जनरल फिजिक्स में चाहो तो जनरल फिजिक्स में डाल सकते हो, बस जरूरत नहीं ग्राफिकल एनालिसिस है. क्यों ग्राफिकल एनालिसिस भी जरूरी है थोड़ा बहुत. जनरल फिजिक्स में डालना चाहो, अगेन जनरल फिजिक्स में भी आप रख सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ. ठीक है. सो क्वेश्चन है कि अ बॉल स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम एज ऑफ अ स्लोप एट टाइम t = 0. टाइम t = 0 पे वो स्लोप पे है, एज पे है स्लोप के. रिफरिंग टू द ग्राफ्स a b c, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है. ग्राफ देख रहे हो, a b एंड c, 3 ग्राफ है. ठीक है. a डिपिक्ट्स मोशन विद फ्रिक्शन व्हाइल c डिपिक्ट्स मोशन विदाउट फ्रिक्शन. तो a जो है वो बता रहा है कि जो मोशन है बॉल का वो विद फ्रिक्शन है, और c बता रहा है कि विदाउट फ्रिक्शन. ओके. C depicts motion with friction while E depicts motion with without friction. ठीक है. B depicts motion with friction while E depicts motion without friction. Okay. B depicts motion with friction while C depicts motion without friction. तो फ्रिक्शन है, नॉन फ्रिक्शन की बात हुई है. अब देखो, फ्रिक्शन की बात होती है, ठीक है. फ्रिक्शन की अगर आप बात करोगे और पोजीशन की बात करोगे, तो अगर फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली आपकी बॉल एक टाइम पे जाएगी और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा. इट्स लाइक पेंडुलम, राइट. अगर आपकी एयर
डेंस एयर है तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद आपका पेंडुलम स्लो हो जाता है, राइट। देयर इज अ मीडियम, अगर वैक्यूम होता है या फिर तो वो चलता रहता है वैसे का वैसे, राइट, अगर कोई रेजिस्टेंस वैसा नहीं मिलता है, बट एयर में रेजिस्टेंस होता है, भी ऑल होता है, राइट। तो यहाँ पे सरफेस पर रेजिस्टेंस है और सरफेस पर रेजिस्टेंस धीरे 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 वो स्लो डाउन होता जाके एक बीच में एक जगह पे आकर रुक जाएगा, राइट। फाइन। और अगर नहीं होगा तो वो हमेशा अपनी पोजीशन स्टार्ट करेगा, उस एज पे जाएगा, उस एज से वापस इस एज पे, वापस एज पे सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड सेम रहने वाला है बेसिकली। पोजीशन की अगर हम बात करें तो सेम पोजीशन बार बार अटेन करेगा। नाउ अगर आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, 2 पे, पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 पे। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ना कि दोनों फ्रिक्शन वाले ग्राफ हैं, फ्रिक्शन क्योंकि एम्पलीट्यूड आप देखोगे पोजीशन पे, उस पोजीशन पे नहीं जा रहा है, हर बार आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, इस वजह से ग्राफ श्रिंक होता जा रहा है, राइट। बट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्राफ इज कि इस वाले बी वाले ग्राफ में उसकी स्टार्टिंग पोजीशन 0 दी गई है, आप देख सकते हो, और ए वाले ग्राफ में उसकी स्टार्टिंग पोजीशन 2 दी गई है। तो ए इज अ ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन सरफेस, या फ्रिक्शन वाला ग्राफ है, ये भी फ्रिक्शन वाला ग्राफ है, बट स्टार्टिंग एट 0, 0 पोजीशन, ठीक है, 0 पोजीशन। और ये तो आपका नॉन फ्रिक्शन है, ठीक, विदाउट फ्रिक्शन जिसको बोलना चाहिए, ठीक है। नाउ आपको ए और बी में से क्या दिख रहा है, आपकी स्टार्टिंग पोजीशन आप देखोगे क्या है, इनिशियली 2 है, राइट। तो आपके लिए जो सही ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, एक तो फ्रिक्शन वाला, दूसरा वाला, और इसकी सॉरी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, सेकंड है। तो ये दिस इज द ग्राफ दैट इज इट विल बी फॉलोइंग, राइट, इफ द सरफेस विल हैव फ्रिक्शन, इफ नॉट देन ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन लेस के लिए, ये फ्रिक्शन विद राइट पोजीशन, ठीक है। तो आप ऑप्शंस आपके थे कि ए डिपिक्ट्स मोशन विद फ्रिक्शन व्हाइल सी डिपिक्ट्स मोशन विदाउट फ्रिक्शन। देखो ये ऑप्शन तो आपका गलत ही है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0, तो आप कंसिडर ही नहीं करोगे, बी चाहे फ्रिक्शन हो चाहे नॉन फ्रिक्शन, आप दोनों ही केसेस में उसको नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ही गलत है ग्राफ की, ठीक है। तो आपको ए और सी के बीच में देखना, तो बी वाले ऑप्शन आप डायरेक्टली हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बचे ये दोनों, ए डिपिक्ट्स मोशन विद फ्रिक्शन ऑब्वियसली, व्हाइल सी डिपिक्ट्स मोशन विदाउट फ्रिक्शन। तो सी का मोशन विदाउट, तो ऑप्शन तो ए जो आपको ये आपका करेक्ट हो गया क्योंकि आपका सी जो है वो विद फ्रिक्शन नहीं है, दिख रहा है आपकी पोजीशन सेम पोजीशन में बार बार जा रहा है। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज किया दोनों ग्राफ सेम दिख रहे हैं, गलत कहाँ है, बट डिफरेंस इज द पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। तो ये छोटी सी एक डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए, ग्राफ में देख के आपको समझना पड़ेगी, माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके, न्यू क्वेश्चन इज a record player stylus moves along a spiral groove cut on an annular portion of a disc, right। सबने वो जो देखा होगा रिकॉर्ड प्लेयर होता है जिसमें आप रिकॉर्ड्स चलाते हो, रिकॉर्ड्स आपने देखे सर्कुलर होते हैं, बीच में एक डिस्क होती है, उसके ऊपर आपका रिकॉर्ड होता है, पूरा वो मैग्नेटिक डिस्क होती है। Now, a record with inner radius 4 cm and outer radius 10 cm of the annulus turning 100 times plays for 22 minutes, right। तो स्टाइलस का उसने सॉरी रिकॉर्ड कैसे बताया है, इस तरीके का रिकॉर्ड होता है कि इनर रेडियस उसने बोली है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और आउटर रेडियस जो बोली है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इस पे जो आपका एन्युलस होता है ना, स्टाइलस सॉरी स्टाइलस जो होता है वो मूव कर रहा है 100 टाइम्स उस स्पाइरल को मूव कर रहा है, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसके कितने 100 स्पाइरल्स होंगे, ऐसे अगर आप पूरे स्पाइरल बनाओगे तो दिस विल बी लाइक 100 स्पाइरल्स। अब वो कितने जा रहा है 22 मिनट्स, तो 100 टाइम्स जा रहा है 22 मिनट्स में, फाइन। During this time, the stylus travels at an average linear speed that is approximately equal to, तो आपको average linear speed निकालनी है। The problem with this question is you can put it under first of all the category of mensuration or geometry as well, whatever you want, but mensuration will be fine, ठीक है। mensuration geometry आप कहीं भी रख सकते हो, बट आप देख सकते हो कि mensuration का ये शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं उसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो राइट, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम से दिखती है कि आपको वो स्पाइरल्स का विड्थ नहीं बताया गया है, राइट। तो यू डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है एग्जैक्टली, राइट। 6 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो कि 6 सेंटीमीटर में 100 टाइम्स वो घूम रहा है, देन यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट कि कितने स्पाइरल्स हो सकते हैं, राइट। 6 सेंटीमीटर 100 है तो 0.6 आप बोल रहे हो, 0.06 का आपका विड्थ हो गया सबका। फिर देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द
circumference of each of it, and then you will add them, and it will be a very lengthy task. You understand? So what we'll do here, so we will try to find an average speed here, average radius, right? That 4 centimeter inner radius है, and outer radius is 10 centimeter. Average will be somewhere around 7 centimeter, right? 10 plus 4 by 2 will give you 14 by 2 will give you 7 centimeter. Average radius मैंने मान ली 7 centimeter के अराउंड। इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? जो भी सर्कमफेरेंस ये जो डिस्टेंस इस पर स्टाइलस घूमेगा, तो सर्कमफेरेंस विल बी 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू 7, 14 पाई सेंटीमीटर। ये आपका सर्कमफेरेंस होगा, मतलब इतना डिस्टेंस एवरेज स्टाइलस का मान लेते हैं ना, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब 100 टाइम्स प्ले हुआ है 22 मिनट्स में, 100 टाइम्स इन 22 मिनट्स, राइट? तो अगर आप देखो कि दिस इज द डिस्टेंस दे हैव ट्रैवल्ड, हम ये मान के चल रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द डिस्टेंस दे हैव ट्रैवल्ड इन 22 मिनट्स, राइट? इन 22 मिनट्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 14 पाई सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में कितना किया होगा? ये हमें स्पीड निकाली, स्पीड इन मीटर पर आवर, राइट? वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 1 मिनट में कितना किया होगा? 14 बाई 22 पाई। 60 मिनट्स में कितना कर लिया? दैट मीन्स 1 आवर। 14 बाई 22 इंटू 60 पाई, राइट? यू हैव टू सॉल्व दिस नाउ। यूज योर कैलकुलेटर, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूँ। पाई की वैल्यू भी आपको रखना पड़ेगी, तो पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हो। 14 बाई 22 इंटू 60 इंटू 22 बाई 7, 7 टू जा 14, 22 वन 22 कैंसल आउट हो जाएगा 22 डायरेक्टली, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 2 इंटू 60, दैट मीन्स 120, ठीक है। जहाँ पे आपका जो आंसर है वो मीटर पर आवर में दिए गए हैं, आपसे सेंटीमीटर में हुआ है, ठीक है। तो इधर योर ऑप्शन शुड बी इन सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि ऑप्शन 120 है तो शुड बी इन सेंटीमीटर, राइट? ये मीटर पर आवर में 1.2 में जाएगा, तो दिस नो सेंस, राइट? सेंटीमीटर पर आवर में ही आया है ये, ठीक है। 1 घंटे में अराउंड 120 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। आई चेक द क्वेश्चन, ओके, नॉट चेक इट, बट दैट्स ओके। ऑफिशियल क्वेश्चंस में देखेंगे तो स्पीड जो है इसकी 120 सेंटीमीटर पर आवर होनी चाहिए। मे बी दिस शुड बी इन मीटर, और मीटर में आपके रिकॉर्ड्स होते नहीं, इट शुड बी इन सेंटीमीटर, राइट? तो स्पीड जो होगी वो आपकी सेंटीमीटर पर आवर में ही होनी चाहिए। अगर और मैं थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश करूँ, अगर हम मीटर में भी इसको करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट विल बी गेट? तो ये तो 120 सेंटीमीटर ही हो गया, तो 100 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर या 1.2 मीटर पर आवर के हिसाब से आएगी। तो ठीक है, आई मीन 120 सेंटीमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस में है वो देखा जा सकता है, तो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर, राइट? अप्रोच जो होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो ये रहेगी, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, ठीक है। तो आई मीन क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ओके। आई थिंक देयर इज समथिंग दैट आई हैव मिस्ड, क्या? सो अगेन 14 पाई सेंटीमीटर जो है आपका वन टाइम, सर्कमफेरेंस जो है वन टाइम है, आपका इसको 100 टाइम्स करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? हमने एवरेज रेडियस निकाली है, राइट? ऐसे एवरेज कितने को आई है? 100 टाइम्स जो घूम रहा है उसका एवरेज है, तो एवरेज डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, एंड दैट विल द डिस्टेंस टोटल जितना ट्रैवल होगा, तो एवरेज रेडियस मल्टीप्लाइड, तो इट विल बी 1400 सेंटीमीटर, राइट? so it will be in meter only, right? Just a minute, I'll change the units now. I missed that part, so that's okay. The rest of the calculation will be same,
because why it will be same, I'll tell you, right? Yeah, so it will be 1400 pi centimeter, which is equals to 14 pi meter, because 100 centimeters equals to 1 meter, so 1400 centimeter will be 14 meter, and the pi is there obviously, so 14 pi meter. So this will now will be in meter. Okay, so this will be meter per hour only, right? So yeah, that was a part I missed. Right, so your option is correct, 120 मीटर पर आवर. ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपको ये टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है, टोटल डिस्टेंस विल बी 14 पाई. ठीक है, राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन. So choose the option that will make the following statement false. Again, it's a basic question, right? आप इसको अल्फा न्यूमेरिकल बोल लो या बेसिक काउंटिंग का क्वेश्चन है, अगर आप उसको अगर आप बोलो तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, इट्स मोर ऑफ अ रीजनिंग का क्वेश्चन. रीजनिंग में भी आप इसको अल्फा न्यूमेरिक बोल लो, इट्स नॉट इवन अ पजल काइंड ऑफ, बट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स बनाएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आप इसको सही पढ़ो कि स्टेटमेंट फॉल्स कौन सा ऑप्शन में से फॉल्स बढ़ा देगा. A child counted the number of appearance of the letter T in this sentence and reported it correctly as. A child counted the number of appearances of the letter T in this sentence and reported it correctly as. अब अगर as के बाद आपको ये चार ना, चार ऑप्शन यहाँ पे फिल करने हैं इसके आगे, 10, 11, 12, 13, और वो ऑप्शन आपको बताना है जो इस स्टेटमेंट को गलत कर देगा. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ टीज. राइट, टी काउंट किया, राइट, तो नंबर ऑफ टीज हमें काउंट करने पड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो आप देख सकते हो कितने टीज आ रहे हैं, 11. ठीक है, नाउ इफ यू राइट 10, इफ यू राइट 10, 10 में भी एक टी आएगा, तो टोटल 11 + 1 12 टी हो जाएंगे इस पूरे सेंटेंस से. राइट, और आपका स्टेटमेंट क्या बोलेगा, एंड रिपोर्टेड इट करेक्टली एज 10. इज इट करेक्ट? नो, राइट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि आपको क्या बोलना चाहिए, रिपोर्टेड इट करेक्टली एज 12. क्या बोलना चाहिए, रिपोर्टेड इट करेक्टली एज 12, बट वो क्या बोल रहा है, 10. Right, this will actually make your statement false. So your only first option will give you the answer. This is the false. This will make your statement false. ठीक है. Now, second option is 11. You can put other options as well. 11 आप put करोगे तो 11 में t है ही नहीं, तो 11 जो है वो आपके t का काउंट चेंज ही नहीं करेगा. राइट, तो व्हेन यू पुट 11 देयर इज नो t in 11, तो आपका काउंट जो है वो 11 ही रहने वाला, सॉरी हाँ 11 ही रहने वाला है, एंड दैट विल मेक योर स्टेटमेंट करेक्ट. राइट, 11 t है, 11 ही आप लिख रहे हो, it will make your statement correct. When you put 12, right, when you put 12, तो इनिशियली आपका काउंट क्या था, 11, 12 में एक t आता है, तो it will increase your count to 12, and you are also writing 12, so again this will make your statement correct. Now next is 13. How many t's are there in 13? 2 t's. 11 plus 2, total number of 13 कितने हो जाएंगे, t कितने हो जाएंगे, 13, and you are also writing in that 13. Reported it correctly as 13, right? So again 13 t's है, 13 आप पुट कर रहे हो, correct. So this is option, this will make your option correct, this will also make your option correct, and this will also make your option correct. Right, so only 10 will make your option false, statement false. So option 1 will be your correct answer. ठीक है, so I mean it was very easy question again, but इसमें अगर काउंटिंग मिस्टेक है वो गलत नहीं करना. अगर आपने काउंटिंग मिस्टेक गलत करी, फिर ऑन स्क्रीन जब आप करते हो चीज़ें तो थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है. राइट, तो ऑन स्क्रीन काउंटिंग करता, और ये दिस इज नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं. आई थिंक आई रिमेंबर देयर वाज काउंटिंग ऑफ एन एज वेल सम वन टाइम, और देयर वाज अ काउंटिंग ऑफ एस वन टाइम. तो यू कैन सी, आई मीन देयर आर क्वेश्चंस लाइक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे रीजनिंग के पार्ट में. लाइक पीवाईक्यूज अगर आप करोगे
2021, 2023 और मे बी अर्लियर 2019, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही मिलेंगे इस टाइप के। मैंने खुद ने देखे, मैंने क्लासेस में करवाए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दैट्स व्हाई आई विल से कि फोकस ऑन पीवाईक्यूज, दिस इज अ टाइम वेयर यू शुड फोकस मोर ऑन पीवाईक्यूज एज वेल, राइट। अभी तक नहीं किए कोई बात नहीं, बट नाउ यू शुड डू इट। पीवाईक्यूज करो, मॉक्स करो, ऑल ऑफ दोज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट इज इट, दैट वाज द शिफ्ट वन का पार्ट टू, ठीक है। पार्ट वन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब के चैनल पे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर, right? So that is all from my side for this video. Again, for your preparations for CSIR, for GATE, for DBT, Vadim is always there for you. You can always join us. We will provide you a great content, crisp and precise, so that you don't have the bulky notes with you. You can read it in time, you can remember it, right? You can watch those classes live, you can attend the classes live, you can have recordings as well, you can have your PDFs as well with you, right? And we have, given results as well. So I mean, we are a good performer from our side. For your preparation, you can always join us. Okay. So that's it from my side for this session. Thanks for joining.